हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एजुकेशन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र पर। एग्ज़ाम की व्यू से इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसको मैंने डायग्राम के माध्यम से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन श्वसन होता क्या है? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन क्या करता है? यह ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट का विघटन अर्थात जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको विघटित कर देता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम श्वसन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो हमारे सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की जो प्रक्रिया को हम 3 भागों में समझ सकते हैं। दोस्तों ध्यान से आप समझिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला भाग हम समझेंगे बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें हम देखेंगे कि वातावरण से गैसों का हमारे शरीर में जाना और फिर वापस आना, अर्थात आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो है प्राणियों के शरीर में प्रवेश करना, लंग्स फेफड़ों तक जाना और कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलना, यह हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में समझेंगे। इसी प्रोसीजर में हम सेकेंड भाग डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्टेड ऑफ गैस, अर्थात गैसों के शरीर में परिवहन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से जो गैस हमारे शरीर में गई थी वह कैसे हमारे शरीर में सेल कोशिका तक पहुंचती है, इसको हम इस भाग में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम तीसरे भाग इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन पर डिस्कस करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि श्वसन में जो है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण व विखंडन होता है और एनर्जी रिफ्लेस होती है। वही चीज़ हम इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन में समझेंगे। तो देखिए यह तीनों भागों में हम श्वसन को अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। तो देखिए प्राणियों व वातावरण के बीच में श्वसन गैस ऑक्सीजन का लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इस आदान प्रदान को बाह्य श्वसन कहते हैं। या फिर हम इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का शरीर से बाहर निकलना ही बाह्य श्वसन कहलाता है। इसमें जब वायु वातावरण से शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो इसे निश्वसन या इन्स्पिरेशन कहते हैं। जब निश्वसन के पश्चात जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में निकलती है तो उसे हम उच्छ्वास या एक्सपिरेशन कहते हैं। मनुष्य सांस लेते समय किस प्रकार की गैस को लेता है और किस प्रकार की गैस को छोड़ता है, इसे हम देख लेते हैं। तो मनुष्य के द्वारा जो सांस ली जाती है उस हवा में 78% नाइट्रोजन होती है, 20% ऑक्सीजन होता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 0.5% जल वाष्प होता है। मनुष्य के द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में 78% नाइट्रोजन होता है, 16% ऑक्सीजन होता है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 6.5% जल वाष्प होता है। तो सांस लेते समय तथा छोड़ते समय वायु के प्रतिशत में इतना अंतर आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता,
ऑक्सीजन में 4% की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 4% लगभग वृद्धि हो जाती है और जलवाष्प में 6% की वृद्धि हो जाती है। इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखते हैं कि सांस लेते समय तथा छोड़ते समय ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में अंतर लंग्स फेफड़े में दाब प्रेशर के कारण होता है। तो इसमें हमने शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलने पर बात की। अब हम सेकंड भाग को समझते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का शरीर में परिवहन। बाह्य श्वसन के दौरान जो भी गैसें हमने हमारे शरीर में लिया है वह गैसें हमारी कोशिका तक कैसे पहुंचती हैं और वापस फेफड़ों तक कैसे आती हैं, यह भाग हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्पिरेशन के दौरान जितनी भी गैसें हमारे फेफड़े तक पहुंचती हैं उसको शरीर में ट्रांसपोर्टेशन करने का काम ब्लड का होता है। तो इसमें हम ऑक्सीजन पर डिस्कस करेंगे क्योंकि उसी से क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? देखिए, यह एक प्रोटीन होता है जो रक्त में पाया जाता है। इसके केंद्रक में लौह परमाणु की उपस्थिति होती है। यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बना लेता है। फिर देखिए, हीमोग्लोबिन ब्लड के सर्कुलेशन के दौरान हमारे कोशिका तक पहुंच जाता है। वहां जाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाता है और इस प्रकार ऑक्सीजन हमारे सेल कोशिका तक पहुंच जाती है। तो यह हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस वाले भाग में देखा। इसमें केवल आपको इतना ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो हीमोग्लोबिन ब्लड के द्वारा होता है। आगे हमारा तीसरा भाग आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। अभी तक हमने देखा कि ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंच गई है। अब देखिए, यहाँ से मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है। भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है और यही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने बात की थी, जो बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था उसमें गैसों में एक्सचेंज जो हुआ वह लंग्स फेफड़ों के अंदर हुआ। वैसे ही आंतरिक श्वसन के अंदर गैसों का एक्सचेंज सेल में होता है। इसीलिए कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन इसे कहते हैं। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन यह दो प्रकार का होता है, एक अनाक्षी श्वसन, दूसरा आक्षी श्वसन। इनको समझने से पहले यह हम समझ लेते हैं कि सेल कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं अर्थात कोशिकीय द्रव कहते हैं। यह कोशिका में 75% भाग में स्थित होता है। इसके अलावा कोशिका में केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम होता है। यह सभी कोशिका सेल के अंदर उपस्थित होते हैं। श्वसन की प्रक्रिया हर जीवित कोशिका के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। एग्जाम में यह कई बार पूछा गया है कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है, तो यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। तो हमने आपको बताया कि
कोशिकीय श्वसन दो प्रकार के आक्षिक श्वसन व अनाक्षिक श्वसन होता है। तो चलिए हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अनाक्षिक श्वसन की बात करें तो जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्षिक श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज का अनाक्षीय विखंडन होता है जिससे कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा में यह पूरा होता है। इस पूरे अनाक्षीय श्वसन के प्रोसीजर के परिणाम से हमें ग्लूकोज का विघटित होकर पायरुविक अम्ल प्लस 2 ATP ऊर्जा जो है वो बनाती है। वास्तव में देखा जाए तो 4 ATP ऊर्जा यह बनाती है, लेकिन इसमें इसको बनाने के लिए ही 2 ATP ऊर्जा जो है वो खर्च हो जाती है और केवल 2 ATP ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब ऑक्सीजन श्वसन को समझते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणु को कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे ऑक्सी रेस्पिरेशन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन माइक्रोकांडिया में विशेष एंजाइम की उपस्थिति में पूरा होता है। ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल का माइक्रोकांडिया में पूर्ण ऑक्सीजनकरण होता है जिससे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और 36 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनाक्षीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी, इसलिए वहाँ पर पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाया, इसलिए इसे आंशिक विखंडन कह सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त जो पायरुविक अम्ल होता है उसका पूर्ण विखंडन माइक्रोकांडिया में हो जाता है। तो जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है उसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स अर्थात फेफड़ों की सहायता से बाहर निकल जाती है और ATP ऊर्जा संचित हो जाती है। इस प्रकार पूरी कोशिका श्वसन या आंतरिक श्वसन में आप कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर हमें कुल 2 + 36 बराबर 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें ऑक्सी श्वसन प्रोसीजर को हम कैप्स चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो यह हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आंतरिक श्वसन को समझा। इसके पहले हमने देखा था बाह्य श्वसन को, उसके पश्चात हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस अर्थात गैसों का परिवहन को समझे थे और इसके बाद हमने आंतरिक श्वसन को समझे। तो हमने देखा कि सांस लेने से हमारे बॉडी के द्वारा माइक्रोकांडिया तक पहुंचाना और उसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। तो इस प्रकार हमने श्वसन तंत्र को समझा। इसमें आप यह 2 पॉइंट को भी याद रखेंगे कि सामान्य मनुष्य जो है 1 मिनट में 10 से 12 बार सांस लेता है। दूसरा पॉइंट, श्वसन प्रक्रिया का जो है मेडुला ऑब्लांगेटा भाग में पूरी होती है। इस टॉपिक से बनने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है, श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो फेफड़ों के द्वारा जो है वो श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो हमने जो है अभी देखा कि सांस लेते समय और जो है सांस छोड़ते समय दोनों में जो है
नाइट्रोजन गैस की जो है मात्रा एक समान होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, हमारी छोड़ी हुई सांस कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं उसकी हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 4% होती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो क्रेब्स चक्र में जो है वो ग्लूकोज और एटीपी का संश्लेषण होता है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया जो होती है वो माइक्रोकांडिया में संपन्न होती है, ये हमने जाना। मनुष्य के श्वसन के दौरान जो है निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, तो जो वायु हम छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, लेते समय कितनी मात्रा होती है 20% और छोड़ते समय कितनी होती है 16%। एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है, तो एक ग्लूकोज के पूर्ण जो है ऑक्सीकरण पर 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। वयस्क मनुष्य जो होता है, एक सामान्य मनुष्य आप कह सकते हैं, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 1 मिनट में जो है वो 12 से 15 मिनट बार सांस 15 से 12 बार सांस लेता है। हीमोग्लोबिन के बारे में सही कथन दर्शाइए, तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, लोहे युक्त यौगिक है, ये भी सही है। कुछ लोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। इनमें सभी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क में किसके द्वारा किया जाता है, तो मनुष्य श्वसन में प्रक्रिया का नियंत्रण जो है मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लिंगेटा के माध्यम से किया जाता है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन के परिवहन करने का काम, माने ऑक्सीजन को पूरे रक्त शरीर में जो है ले जाने का काम करता है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो अनाक्षी श्वसन का सबसे अंतिम उत्पाद जो होता है वो आपका होता है पायरुविक अम्ल, तो ये आपका डी राइट आंसर है। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। तो वीडियो आपको लोग अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से जो है अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो आप सभी लोग को देता रहूँगा। तो चलिए, धन्यवाद।